Hello friends, welcome to JK Shah Online. We are going to continue with the marathon revision of accounting standards of CA Inter Paper 1 Advanced Accounting, and we are going to start with the topic accounting standard number 12, that is accounting for government grants. Now it's a overall very simple chapter, प्रैक्टिकल चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सर ये जो आप बोल रहे हो गवर्नमेंट ग्रांट, ये क्या होता है। तो सर अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो गवर्नमेंट ग्रांट्स आर नथिंग बट असिस्टेंसेस, मतलब सर सरकार के पास से मिली हुई मदद। अब ये जो मदद सरकार के पास से हमें मिलने वाली है, करेक्ट, या तो ये आपको कैश में मदद मिलेगी या तो इन काइंड मदद मिलेगी। कैश मतलब आप लोग बोलते हैं ना सर मेरे को गवर्नमेंट के पास से सब्सिडी मिला, मेरे को इंसेंटिव मिला, करेक्ट। इन काइंड मतलब मेरे को गवर्नमेंट के पास से असेट्स मिला, या तो फ्री में मिला या फिर मेरे को कोई कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट के पास से असेट खरीदने का मौका मिल गया, या तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी मेरे को मदद कर दी है ऑब्वियसली जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब बोलते हैं ना वो इनवैल्यूएबल सपोर्ट दे दिया मेरे को गवर्नमेंट ने, तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट यू नो असिस्टेंसेस। तो ये तो हो गया भाई कि गवर्नमेंट ग्रांट इन शॉर्ट क्या है कि मदद है या तो पैसों में या तो इन काइंड। बट सर ये गवर्नमेंट जो बोला है इसने गवर्नमेंट ग्रांट, तो इसमें गवर्नमेंट में कौन कवर्ड होता है। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है गवर्नमेंट में आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, करेक्ट, गवर्नमेंट की एजेंसी और गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, करेक्ट, गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, करेक्ट, या तो फिर आप बोल सकते हो लोकल अथॉरिटी जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होता है, वहां से भी आपको सरकार वहां से भी आपको मदद मिल सकती है, करेक्ट। देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर इंटरनेशनल और फॉरेन गवर्नमेंट्स, लाइक यूएस गवर्नमेंट ने आपको कोई ग्रांट ऑफर कर दिया वगैरह एंड सो ऑन। तो ये तो सर इन शॉर्ट है कि भाई गवर्नमेंट कौन है और गवर्नमेंट ग्रांट किसको बोलते हैं, करेक्ट। तो इस टॉपिक के अंदर एग्जैक्टली हम लोग सीखने वाले हैं डिटेल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो डिटेल्ड अकाउंटिंग सीखने के लिए अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट ग्रांट जो है, करेक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड की गई है स्टैंडर्ड में से। तो मैं क्विकली आपको इस टॉपिक का जो स्कोप है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां से एक्सक्लूड किया गया है टैक्स हॉलीडेज को, करेक्ट। तो जो टैक्स हॉलीडे पीरियड जो आपका इनकम टैक्स में कवर्ड है वो यहाँ पर कवर्ड नहीं है, टैक्स हॉलीडेज को कंसिडर नहीं किया जाता है यहाँ पर, करेक्ट। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट्स। देन सेकेंडली गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इक्विटी ऑफ बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट आपके कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बन रहा है तो इवन वो कंट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। सो ये दो स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर आपका जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाई नहीं होता है। और एक और पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि इनवैल्यूएबल सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट के पास से कोई ऐसा असिस्टेंस मिला है जिसका कोई मॉनिटरी वैल्यू निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, तो इवन वो भी स्कोप में कवर्ड नहीं है, उसको आप अकाउंट नहीं कर सकते। तो इवन विल टेक अ नोट ऑफ दैट असिस्टेंसेस from government to which money value can't be assigned, to which money value can't be assigned। तो कुछ ऐसी मदद आपको सरकार के पास से दी गई है जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू आप नहीं लगा सकते, तो ऑब्वियसली उसको हम स्टैंडर्ड में कवर नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, आप कोई ड्रग्स बना रहे हो जो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज की लिए है, तो आपने गवर्नमेंट से मदद मांगी, तो गवर्नमेंट ने अपने दो दिग्गज साइंटिस्ट की मदद आपको ऑफर कर दी है, करेक्ट, या दो दिग्गज डॉक्टर्स है उनको बोल दिया कि आपको हेल्प कर दे उसके लिए, करेक्ट। तो उनकी जो मदद है ना उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं लगा सकते आप, उसको तोल नहीं सकते आप। सो दैट इज व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप, करेक्ट। अब अगला सवाल ये होता है कि व्हेन शुड आई रिकॉग्नाइज अ गवर्नमेंट ग्रांट। तो सर गवर्नमेंट ग्रांट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है जहां पर दो कंडीशंस है। सो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बोलता है एन एंटिटी
should have reasonable assurance. An entity should have reasonable assurance. तो सर किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस? तो सर एक बात आप हमेशा याद रखिए, जिंदगी में कोई भी चीज फोकट की नहीं मिलती. करेक्ट? नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फॉर फ्री. यू हैव टू पे फॉर एवरी डैम थिंग. देखिए, अगर आप गवर्नमेंट से ग्रांट ले रहे हो तो सीधी बात है, गवर्नमेंट भी उसके बदले आपसे कुछ चाहेगी. दैट इज नथिंग बट कंडीशंस. तो एवरी गवर्नमेंट ग्रांट इज एक्चुअली अटैच टू अ पर्टिकुलर कंडीशन. अभी कुछ भी कंडीशन हो सकता है. करेक्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने मेरे को बोला कि मैं आपको जमीन दूंगा, उसके ऊपर आप फैक्ट्री लगाइए. करेक्ट? बट हमारी शर्त है. शर्त क्या है कि आप जब फैक्ट्री लगाओगे तो कम से कम 10 साल फैक्ट्री को ऑपरेट करोगे. करेक्ट? आप जो प्रोडक्शन करोगे उसका 50% आप एक्सपोर्ट करोगे. आपके कंपनी में जो वर्कफोर्स होगा उसका 60% वर्कफोर्स लोकल होना चाहिए. 40% आप पूरे देश में से, दुनिया में से कहीं से भी लेके आओ, उससे हमें मतलब नहीं है. तो ऐसे कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट जो है वो लगा सकती है. तो एज एन एंटरप्राइज आपको रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि आप उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे. और सेकेंडली आपको रीजनेबल एश्योरेंस है इस चीज का कि सरकार के पास से आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंडीशंस जो है आपने पहले ही सेटिस्फाई करवा दिया है और अब आपको ग्रांट का पैसा मिलने वाला है. और कभी कभी उल्टा होता है कि पहले आपको पैसा मिलेगा, करेक्ट, उसके बाद आपको कंडीशन को पूरा करना है, या पहले गवर्नमेंट के पास से मदद पहले मिल जाएगी, उसके बाद फिर आपको कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है. सो आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए. रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज का होना चाहिए? एन एंटिटी शुड हैव रीजनेबल एश्योरेंस. पॉइंट नंबर ए, दैट द कंडीशंस ऑफ ग्रांट विल बी सेटिस्फाइड. ठीक है? तो जो कंडीशंस है, सरकार ने जो कंडीशंस लगाई है वो कंडीशंस में सेटिस्फाई कर दूंगा. करेक्ट? और दूसरी बात, ग्रांट विल बी रिसीव्ड. मतलब सरकार हवे में बात नहीं कर रही है, सच में मुझे ग्रांट का पैसा मिलेगा. तो ग्रांट विल बी रिसीव्ड. तो अगर आपके ये दो कंडीशंस बैठते हैं तो यू आर गुड टू गो टू रिकॉग्नाइज अ गवर्नमेंट ग्रांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बराबर? तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स द अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो सर गवर्नमेंट ग्रांट को अकाउंट करने के लिए आपको पहले ये समझना है कि आपका जो ग्रांट है वो दो तरीके का हो सकता है. एक होता है रेवेन्यू नेचर और एक होता है कैपिटल नेचर. ठीक है? जो रेवेन्यू नेचर है वो पीएल में जाएगा इमीडिएटली और डेफर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब या तो एक साथ पीएनएल में जाएगा या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीएनएल में जाएगा. वो रेवेन्यू नेचर ग्रांट होते हैं. मतलब इन शॉर्ट में ऐसे बोलूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट जो एंड ऑफ द डे जाना पीएनएल में है उसको रेवेन्यू नेचर बोलेंगे. तो अभी बहुत लोगों का दिमाग चलता है, सर मतलब जो एसेट के रिलेटेड ग्रांट अपने को मिला है वो रेवेन्यू नेचर नहीं है. ऐसा नहीं है बेटा. एसेट के रिलेटेड भी जो ग्रांट मिला है अगर वो एंड ऑफ द डे जाता पीएनएल में ही है तो इट इज अ रेवेन्यू नेचर ग्रांट. तो कैपिटल नेचर ग्रांट क्या है? कैपिटल नेचर ग्रांट मतलब जो कभी पीएनएल में नहीं जाएगा, इट विल डायरेक्टली गो वेयर टू द कैपिटल रिजर्व, उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर ग्रांट. तो व्हेन आई टॉक अबाउट अ कैपिटल नेचर ग्रांट, दिस विल बी recognized to कैपिटल रिजर्व अकाउंट. बस बात खत्म. तो जब आप अकाउंटिंग समझोगे तो आपको उसमें एक दो पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे आपका जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो सीधे सीधे कैपिटल रिजर्व में जा रहा है. तो आप समझ जाने का इट्स अ कैपिटल नेचर ग्रांट. या तो फिर बहुत सारे आपको गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे मिलेंगे जहां पे या तो वो पीएनएल में तुरंत जा रहा है या फिर वो डेफर हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक साथ पीएनएल में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में जाएगा. तो चलिए अकाउंटिंग को समझते हैं. तो अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. करेक्ट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. टाइप नंबर 1, नॉन मॉनिटरी
मैं जरा शॉर्टकट यूज करूंगा गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, जीजी, ठीक है, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट, एंड सेकेंडली मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। नॉन मॉनिटरी का मतलब होता है एसेट्स, मतलब गवर्नमेंट के पास से आपको एसेट्स मिलेगा, और मॉनिटरी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास से आपको कैश मिलेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट की। इसमें सर ज्यादा टाइम लगता नहीं है एंड इज वेरी सिंपल, करेक्ट, और एग्जाम में इसके ऊपर आया तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, पूरा बड़ा 5 मार्क 7 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सर नॉन मॉनिटरी ग्रांट मतलब सरकार के पास से आपको एसेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सरकार के पास से एसेट मिल रहा है। अब ये जो एसेट आपको सरकार के पास से मिल रहा है, ये दो तरीके से मिल सकता है, या तो फोकट में मिलेगा दैट इज फॉर फ्री, या तो फिर आपको मिलेगा फॉर कंसेशनल रेट, मतलब मार्केट से सस्ते में आपको गवर्नमेंट ये एसेट ऑफर करेगा। अगर आपको एसेट फ्री में मिला है तो आई होप आपको इसका अकाउंटिंग थोड़ा बहुत याद आ रहा है। यू विल रिकॉग्नाइज असेट एट नॉमिनल वैल्यू। आप इसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, कहानी खत्म। नॉमिनल वैल्यू मतलब 1000 रुपए 2000 रुपए पे एसेट रिकॉर्ड करो, क्योंकि पैसे तो आपने दिए नहीं तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, करेक्ट, विच इज लाइक फॉर एग्जाम्पल ₹500 या फिर ₹1000 एक्सेट्रा। बट वही अगर हम कंसेशनल रेट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास से आपको एसेट एक सस्ते दाम पर रिसीव होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ एन एसेट इज कॉस्टिंग 1 करोड़, बट आपको गवर्नमेंट के पास से वो मिलेगा से फॉर एग्जांपल एट ओनली 60 लाख रुपीज। तो यहाँ पर लगभग 40 लाख रुपए का सरकार के पास से आपको मदद मिल गया, कंसेशन मिल गया, बट उसको आपको अकाउंट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा अपने एसेट को नेट 60 लाख पे बुक कर दो। सो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज the asset at concessional rate of acquisition। बस बात खत्म। तो जो कंसेशनल रेट है उस पर रिकॉर्ड करो, कहानी खत्म। सो दैट इज इट विथ नॉन मॉनिटरी। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता। दैट इज वाई वाज सेइंग इसमें कोई 5-7 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता, आया तो एमसीक्यू आएगा, करेक्ट। चलिए अब क्विकली आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। अब यहाँ से आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस आने का चांस होता है। अब जो मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट है मतलब सरकार के पास से आपको कैश मिलने वाला है, करेक्ट। तो बेसिकली ये अब डिवाइड होगा 4 डिफरेंट पार्ट्स में। तो सबसे पहले जो पार्ट है आपका दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर डेप्रीशिएबल असेट, करेक्ट। तो आपको एक डेप्रीशिएबल एसेट के लिए गवर्नमेंट के पास से ग्रांट मिल रहा है। तो सर इसके दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं, हम क्विकली रिकैप करेंगे। दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स है उसमें कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रहा है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, करेक्ट। आपको एसेट के कॉस्ट में से माइनस करना है, क्यों? क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको क्रेडिट करो टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, डीजीजी अकाउंट। मतलब यू हैव टू बेसिकली सेटअप डेफर्ड इनकम, सेटअप डेफर्ड इनकम। अब दोनों ही सूरतों में आपका जो इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सेम है, खाली दोनों का प्रेजेंटेशन जो है वो अलग हो जाएगा। तो सर कैसे होगा प्रेजेंटेशन, आप जरा बता सकते हैं? देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपकी एक बैलेंस शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एसेट 100 रुपए का रिकॉर्ड किया है और अज्यूम करते हैं उस पे आपको गवर्नमेंट ग्रांट 40 रुपए का मिला है। तो आज आपका एसेट 60 का है, करेक्ट। अब आप इस 60 रुपीज के एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। सो डेप्री विल ऑलवेज बी चार्ज ऑन द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। तो एसेट के कॉस्ट में से माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू बचेगा उस पे आपको डेप्री चार्ज करना है। तो अज्यूमिंग आपका डेप्री 10% है तो 6 रुपए यहां से माइनस करेंगे तो 54 रुपीज का एसेट आपके बुक्स में दिख रहा है। और वही अगर हम P&L की बात करें तो डेबिट साइड में आ जाता है डेप्रीसिएशन 6 रुपया, करेक्ट। तो इसमें होता क्या है सर कि ग्रांट आप डायरेक्टली एसेट में से माइनस कर रहे हो और एसेट को शो कर रहे हो नेट वैल्यू पर। तो नेट वैल्यू पे दिखाने की वजह से क्या होता है कि आपका जो डेप्रीसिएशन है वो कम हो गया। देखो ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो 100 रुपए पे अगर आप 10% चार्ज करते तो आपका 10 रुपए का डेप्री आता, बट आज आपने 60 रुपए पे 10% लगाया है तो आपका डेप्री 6 आ रहा है।
तो 4 रुपया इज द रिडक्शन इन डेब्री एंड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब हो क्या रहा है पता है सर, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये 40 रुपए का ग्रांट है ना, इज रिकॉर्डेड एक्चुअली टू P&L इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ डेप्री। आपका डेप्री 10% है, तो देखो 40 का 10% 4 रुपया आता है, और ये 4 रुपए से आपका डेप्री कम हो गया है, मतलब आपका प्रॉफिट 4 रुपए से बढ़ गया ना। तो लॉजिक क्या हो रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, दिस इज एक्चुअली डेफर्ड ओवर द लाइफ ऑफ असेट इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रीसिएशन। खाली आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, इनडायरेक्ट उसका एडजस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि आपने एसेट में से उसको ऑलरेडी माइनस कर दिया है। तो इससे क्या हो गया, आपका डेप्री कम हो रहा है, तो डेप्री कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। तो एक्चुअली ये जो पहला वाला मेथड है ना, ये नेट प्रेजेंटेशन देता है। तो नेट प्रेजेंटेशन देने की वजह से चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है। मतलब अगर समझो कोई आपसे पूछता है कि बेटा व्हाट इज द WDV ऑफ द एसेट, आप लोग बोलोगे 54, बट सर 54 थोड़ी एक्चुअल WDV है। आपका एक्चुअल WDV तो 100 माइनस 10 ऑफ डेप्री, 90 आपका एक्चुअल WDV है। वो 90 में से आपका 36 रुपए का ग्रांट एडजस्ट हुआ, तब जाके 54 बचा है। सो इसमें आपको एक्चुअली रियल वैल्यू ऑफ द एसेट मालूम ही नहीं पड़ता है। कितना गवर्नमेंट ग्रांट अभी तक P&L में डेफर हो चुका है, अमोर्टाइज हो चुका है, कितना अभी भी डेफर होना बाकी है, ये भी आपको पता नहीं चलता है। इसके लिए ये वाला मेथड इतना ज्यादा एनकरेज नहीं है। बट वही अगर आप बाजू वाले मेथड पे आते हो, जहां पे आपको एक डेफर्ड इनकम सेटअप करना पड़ता है, आप सीधा गवर्नमेंट ग्रांट को DGG अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो, तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि जब आप ये बैलेंस शीट बनाते हो फॉर एग्जांपल, तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपने असेट को बैलेंस शीट में दिखाओगे 100 रुपए पे। अब गवर्नमेंट ग्रांट इससे माइनस नहीं होगा, करेक्ट, गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो माइनस नहीं होगा, गवर्नमेंट ग्रांट अलग से दिखेगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 40 रुपया, करेक्ट। अब आप लोग अपने एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे 10%, 10 रुपया, बचा 90, करेक्ट। अब आप लोग वही डेप्रीसिएशन जाकर P&L में डेबिट करोगे 10 रुपए। अब जिस प्रपोर्शन में आपने डेप्रीसिएशन को चार्ज किया है, उसी प्रपोर्शन में आप डेफर्ड ग्रांट को भी अमोर्टाइज करोगे। तो यहां से माइनस अमोर्टाइजेशन, ये भी 10%, 4 रुपया, तो ये बचा 36, और अमोर्टाइजेशन आ जाएगा आपके P&L के क्रेडिट में बाय अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 4 रुपया। तो अगर आप अभी अपने बैलेंस शीट का नेट एसेट वैल्यू चेक करो, तो आपका नेट एसेट वैल्यू एग्जैक्टली 54 है, जो आपको बाजू वाले मेथड में भी दिख रहा है। और अगर आप अपने P&L में नेट डेबिट निकालते हो, नेट डेबिट निकालते हो, तो वो भी 6 रुपए का है, मतलब सेम एज द अर्लियर मेथड। बट बेनिफिट क्या है मालूम है, सब यहां पर ग्रॉस वैल्यूज दिख रहा है, और ग्रॉस प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज अ बेटर प्रेजेंटेशन देन द नेट प्रेजेंटेशन, क्योंकि नेट प्रेजेंटेशन में जो आपकी समझ होती है ना, वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, बट ग्रॉस प्रेजेंटेशन में आपको परफेक्ट एक्यूरेट समझ में आता है डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछता है कि बॉस व्हाट इज द WDV ऑफ द एसेट, तो आप लोग बोलोगे सर 90 रुपए है मेरा WDV। कोई आपसे पूछेगा कि भैया आपने अभी कितना ग्रांट और P&L में क्रेडिट करना है, आप लोग बोलोगे सर 36 रुपीज। फिर आप P&L में भी देखोगे तो आपको एक्चुअल पता चलता है कि अच्छा मेरा डिप्रीसिएशन 10 रुपया है, मेरा अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट 4 रुपया है, तो मेरा नेट डेबिट जो है वो 6 रुपए का हो गया। सो दैट इज वाई ये जो सेकंड वाला मेथड है एज कंपेयर टू फर्स्ट मेथड ज्यादा चलता है। इट इज मोर बेटर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, बट एंड ऑफ द डे आपके बैलेंस शीट और P&L पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी आपका नेट एसेट 54 है, यहाँ पे भी आपका नेट एसेट 54 ही है, यहाँ पे आपके P&L में 6 रुपया डेबिट हुआ है, यहाँ पे भी आपके P&L में 6 ही रुपया डेबिट हुआ है, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड, और इस पे आपको एग्जाम में दोनों ही मेथड्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, पॉसिबल है, करेक्ट। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं टू दी सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर नॉन डेप्रीशिएबल एसेट। नाउ नॉन डेप्रीशिएबल एसेट मतलब एक ही चीज होती है सर, लैंड। अब यहां पे भी है ना सर, दो पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है, करेक्ट। अभी वो क्या ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले सर आप ये चेक करो कि क्या आपने कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है क्या ऑलरेडी, कि करना बाकी है। ये दो पॉसिबिलिटी है,
मतलब आइदर यू हैव सेटिस्फाइड द कंडीशंस इन द पास्ट एंड अभी आपको ग्रांट मिल रहा है, या तो पहले आपको ग्रांट का पैसा मिलेगा, कंडीशन आप बाद में सेटिस्फाई करोगे। तो आप पहले चेक करो एग्जैक्टली आप कौन से सिचुएशन में बैठे हो। सो अगर आप बोलते हो कि इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, करेक्ट, मतलब ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं मालूम है? क्रेडिट द गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब यहां पर उसको कैपिटल नेचर ट्रीट करने को बोल रहा है। सीधा कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करो, कहानी खत्म करो। बट वही अगर आप बोलते हो इफ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशंस आर नॉट येट सेटिस्फाइड, मतलब अभी तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ नहीं है, बाद में हो जाएगा। मतलब जिस दिन ग्रांट का पैसा मिल रहा है उस दिन पे आपके कंडीशंस अभी तक पूरे नहीं हुए, आप फ्यूचर में कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले हो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम फ्यूचर में कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड क्या बोलता है मालूम है? यू हैव टू क्रेडिट टू डीजीजी अकाउंट, मतलब यहां पर आपको वापस डेफर्ड इनकम सेटअप करना पड़ेगा एंड अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। मतलब देखिए कंडीशन आपने अभी तक सेटिस्फाई किया नहीं है, करेक्ट, तो आप फ्यूचर में सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो आपको कितना टाइम लगेगा सेटिस्फाई करने को? 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, करेक्ट, उसको एस्टिमेट करो और उस पीरियड में आपको ये डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करना है, करेक्ट। बट फर्स्ट वाले केस में आप ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हो, तो आप सीधा किधर क्रेडिट कर दोगे? गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में। सर बट ऐसा क्यों किया है? मैचिंग कंसेप्ट। देखिए यहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड है, बराबर है, मतलब कोई खर्चा कंडीशंस के रिलेटेड P&L में जाने वाला नहीं है। सेकेंडली लैंड है तो उसका डेप्री भी P&L में जाने वाला नहीं है, मतलब P&L के डेबिट में ना लैंड के रिलेटेड ना ग्रांट के रिलेटेड कुछ डेबिट होने वाला है। तो फिर आप लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट को P&L में क्रेडिट क्यों करना है? क्योंकि अगर आप P&L में को क्रेडिट करते हो गवर्नमेंट ग्रांट के अमाउंट से तो मैचिंग कंसेप्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट इज द रीजन वाई स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, आप सीधे सीधे कैपिटल रिजर्व में लेके जाओ। बट वही अगर आप बाजू में आओगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो P&L में डेबिट नहीं होने वाला है, बट जो आपने ग्रांट के रिलेटेड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ खर्चा तो किया होगा ना, यस और नो, तो वो खर्चा किधर डेबिट होगा? सर वो खर्चा तो P&L में डेबिट होगा। तो उस खर्चे के सामने आपको ये गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करना है जो आपने अमोर्टाइज किया हुआ है। सो दैट इज द रीजन वाई यहां पर उसने बोला क्रेडिट द गवर्नमेंट ग्रांट टू डीजीजी एंड अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, राइट। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। इसके ऊपर भी मेजरली एमसीक्यू ही आने का प्रोबेबिलिटी लगता है मुझे, क्वेश्चन तो कभी इसके ऊपर ऐसा देखा नहीं गया। मेजरली जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर ही देखे गए हैं। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर रेवेन्यू नेचर आइटम्स कॉमा or for providing immediate benefits to the entity or for compensating the पास्ट लॉसेस। तो बेसिकली ये एक रेवेन्यू नेचर गवर्नमेंट ग्रांट है जो आप लोगों को इमीडिएटली बेनिफिट ऑफर करता है। तो जब कोई आपको इमीडिएटली बेनिफिट ऑफर हो रहा है, करेक्ट, तो लॉजिकली स्पीकिंग उसको आपको इमीडिएटली P&L में राइट ऑफ कर देना है। क्यों? क्योंकि बेनिफिट इमीडिएटली मिल रहा है तो बेनिफिट उसका ले लो। सो व्हेन यू क्रेडिट इट टू P&L, करेक्ट, आप एक इनकम इमीडिएटली शो कर रहे हो। सो यहां पर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, करेक्ट, तो गवर्नमेंट के पास से आपको इंसेंटिव्स मिल सकता है,
करेक्ट, गवर्नमेंट के पास से इंसेंटिव्स मिला, या फिर गवर्नमेंट ने पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस पे किया, गवर्नमेंट बेयर्स पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, करेक्ट। फिर आप इसमें कंसिडर कर सकते हो मेडिकल फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयज के लिए ऑफर करती है, मेडिकल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज गिवन बाय द गवर्नमेंट, करेक्ट। फिर आप इसमें कंसिडर कर सकते हो से फॉर एग्जांपल कोई आपका पास्ट लॉसेस के लिए कंपेंसेशन रिसीव हुआ है, कंपेंसेशंस रिसीव्ड फॉर पास्ट लॉसेस एक्सेट्रा। सो इन सबको बोला जाता है रेवेन्यू नेचर ग्रांट, करेक्ट। तो सच ग्रांट्स आर डायरेक्टली, जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो सीधा सीधा आप क्रेडिट करोगे टू पीएल अकाउंट, करेक्ट। बट इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, कभी कभी ऐसे होता है कि है तो रेवेन्यू नेचर बट बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा का मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मेरे को बुलाया, गवर्नमेंट मेरे को बोलती है आओ ये लो बेटा 15 लाख रुपए ले लो। मैंने बोला सर 15 लाख रुपए क्यों दे रहे हो आप मुझे? तो बोलता है इससे ना आप अपने एम्प्लॉयज का मेडिकल फैसिलिटीज करा दो, किसी का ऑपरेशन करा दो, किसी को वैक्सीन दिला दो, किसी का इलाज करा दो। मैं बोला ठीक है, तो 15 लाख रुपया 1 साल में खर्च करना है? नहीं, गवर्नमेंट ने बोला 15 साल 1 लाख के लिए नहीं है, 15 लाख रुपया 1 साल के लिए नहीं है, 15 लाख रुपया 2 साल के लिए है, करेक्ट। तो इसका मतलब आपको इसे 2 साल में डेफर करना पड़ेगा। तो मतलब वापस यहाँ पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट सेटअप करके 2 साल में उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा टू P&L, करेक्ट। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, if benefit is for more than an accounting year, if benefit is for more than an accounting year, comma, credit to deferred government grant account and amortize over the period of benefit। तो मतलब जितना टाइम आपको बेनिफिट मिलने वाला है 2 साल 3 साल 4 साल, उसमें आप amortize करो, right? So this is the simple concept for revenue nature government grant। Then point number 4, government grant received as a capital subsidy or you also call it as promoters contribution। तो सर ये जो है ना, इसकी अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो जैसे ही आप एग्जाम के क्वेश्चन में ये वर्ड्स पढ़ते हो कि गवर्नमेंट ग्रांट मिला एज अ कैपिटल सब्सिडी या गवर्नमेंट ग्रांट मिला एज अ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो ऐसे केस में यू विल हैव टू डायरेक्टली क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। इसको आपको कैपिटलाइज करवा देना है, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड। उसका सिंपल रीजन ये है कि सर ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये किसी एक पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं मिला है आपको, दिस इज फॉर द ओवरऑल प्रोजेक्ट, दिस इज फॉर द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। मतलब आप इस गवर्नमेंट ग्रांट को किसी एक पर्टिकुलर एसेट से लिंक नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी एक से लिंक नहीं कर सकते तो इसका डेफर्ड ग्रांट भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो डेफर्ड ग्रांट होता है, राइट, वो डेफर होता है इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट। बट आप अभी किस एसेट का डेप्री का प्रोपोर्शन लगाओगे इधर, बिकॉज ये ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये फैक्ट्री के लिए, ये मशीन के लिए, ये इक्विपमेंट के लिए, प्लांट के लिए, ऐसे आप नहीं बोल सकते। दैट इज द रीजन वाई स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि यार ये ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए, मतलब इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट अपने पूरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है।
करेक्ट, ऑब्वियसली नॉट एज एन इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूटर, बिकॉज इफ अगर इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन होता तो ये ग्रांट होता ही नहीं। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं कि सीधा आप कैपिटल रिजर्व में ले जाओ एंड दिस विल बिकम व्हाट, पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। So these are your 4 different types of monetary government grants that you are going to receive, और ये उसकी accounting treatment है, right? तो with this we conclude the accounting treatment part of government grant. अब हम आगे बढ़ेंगे towards the next concept, that is refund of government grant. Now this is a very very important part, और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। सर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होता कब है? सर गवर्नमेंट ग्रांट कब रिफंड होता है? व्हेन कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, बराबर है। तो सर इसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? आई वुड सिंपली से यू हैव टू recognize the government grant from financial statements। मतलब जहां पे भी आपका गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड हुआ है वहां से उसको एलिमिनेट कर दो। P&L में क्रेडिट हुआ है, P&L को डेबिट करके बाहर निकाल दो। डेफर्ड ग्रांट खड़ा किया है, डेफर्ड ग्रांट राइट ऑफ करो। एसेट से माइनस किया था, एसेट में ऐड बैक कर दो। कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया था, कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दो। मतलब यू हैव टू डू एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू गाइज हैव डन एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, करेक्ट? तो सबसे पहले देखिए, इफ गवर्नमेंट ग्रांट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ऑन रिफंड यू हैव टू ऐड बैक, करेक्ट, ऐड बैक टू द WDV ऑफ एसेट। तो जिस साल रिफंड हो रहा है, जिस ईयर में रिफंड हो रहा है, उस साल का एसेट का WDV निकाल लो और उस एसेट के WDV में अपना रिफंड का पैसा जो है वो जोड़ दो, करेक्ट? तो वॉट एवर यू डिड फॉर रिकॉग्निशन उसका एग्जैक्टली उल्टा आपको डी रिकॉग्निशन पे करना है। तो अगर आप इसका जर्नल एंट्री पास करते हो तो यू कैन पास अ सिंपल जर्नल एंट्री, एसेट को डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट के कॉस्ट में, एसेट के WDV में आप वापस ऐड बैक कर रहे हो, तो एसेट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और सामने आप बैंक को क्रेडिट कर दीजिए क्योंकि आपका पैसा चला जाएगा, करेक्ट? तो सिंपल कॉमन सेंस है सर कि जब अगर आपने एसेट के कॉस्ट में से गवर्नमेंट ग्रांट को सब्ट्रैक्ट किया है तो नाउ एट द टाइम ऑफ रिफंड आपको एसेट के WDV में ऐड बैक करना है। तो यू हैव टू कैलकुलेट WDV ऑफ एसेट फॉर द ईयर ऑफ रिफंड। तो जिस साल आप लोग रिफंड कर रहे हो उस साल का आपको WDV पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो समझो आपको ग्रांट आज मिला और 3 साल के बाद रिफंड हो रहा है, थर्ड ईयर में रिफंड हो रहा है, तो आपको अपने एसेट का WDV थर्ड ईयर का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थर्ड ईयर का WDV आप कैसे निकालोगे? सर 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, करेक्ट? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट, या रादर आई वुड से 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले आफ्टर रिफंड कॉमा द WDV ऑफ एसेट विल रिवाइज, बराबर, क्योंकि आप WDV ऑफ द एसेट में एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो जैसे ही आपका रिफंड हो जाएगा आपका एसेट का WDV बदल जाएगा। तो ये आपका पहला लर्निंग पॉइंट है। और दूसरा लर्निंग पॉइंट ये है कि डेप्रीसिएशन चार्ज विल ऑल्सो रिवाइज। क्यों? क्योंकि सर अगर मेरा WDV चेंज हो रहा है तो मेरा एसेट का जो डेप्रीसिएशन है वो भी तो चेंज होगा ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको समझ में आना चाहिए, करेक्ट? देन सिचुएशन नंबर 2, इफ योर गवर्नमेंट ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू DGG, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ठीक है, आपने DGG में क्रेडिट किया था, तो अब रिफंड पे क्या करेंगे? ऑन रिफंड यू विल हैव टू डेबिट टू DGG account, correct, but only to the extent of credit balance available। मतलब उसमें कितना अभी भी अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस अवेलेबल है उतना आप क्रेडिट कर दीजिए, एंड जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस क्रेडिट टू, सॉरी, बैलेंस डेबिट टू
पीएल अकाउंट। तो जितना आपके पास डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस पड़ा हुआ है, राइट, उतना आप डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से एडजस्ट कर लो, और जो ऊपर का पैसा है, करेक्ट, जो बचेगा वो आप पीएनएल में से एडजस्ट कर देना, पीएनएल में चार्ज कर देना। क्यों? क्योंकि सर सीधी बात है, जब मैंने गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड किया था, डीजीजी रिकॉर्ड किया था, तो रिकॉर्ड करने के बाद से हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर हुआ है ना, तो आपके डेफर्ड ग्रांट में उतना बैलेंस अब बचा ही नहीं रिफंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पीएनएल में जा चुका है। तो जितना गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस डीजीजी में पड़ा हुआ है उधर से आप एडजस्ट करो, और ऊपर का आप एडजस्ट करो पीएनएल में। तो एक सिंपल मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन यहां पे बता देता हूं। से फॉर एग्जांपल ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, और यहां पे आपने असेट दिखाया है 100 रुपए पे, और यहां पे आपने गवर्नमेंट ग्रांट दिखाया है 40 रुपए पे। तो चलो हम फिलहाल मान के चलते हैं कि रिफंड हो रहा है थर्ड ईयर में, रिफंड हो रहा है थर्ड ईयर में, ठीक है। तो थर्ड ईयर का आपको एसेट का डब्ल्यूडीवी निकालना पड़ेगा, एज वेल एज आपको थर्ड ईयर का डीजीजी का बैलेंस भी निकालना पड़ेगा। तो एसेट का डब्ल्यू निकालने के लिए इसमें से मुझे डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 साल का, अज्यूमिंग 10% का डेप्री है, तो 100 रुपए पे 10% 2 साल के लिए 20 रुपीज डेप्रीसिएशन जाएगा, ये आपकी डब्ल्यूडीवी बच गई। और सेम तरीके से आपका अमोर्टाइजेशन भी होगा, अमोर्टाइजेशन फॉर 2 इयर्स 8 रुपये अमोर्टाइज हो गया, सो बचा कितना इसमें 32, करेक्ट। तो अब अगर समझो सरकार आपसे 40 रुपए का रिफंड मांगती है, तो आपके पास डीजीजी में तो पड़ा है खाली 32 रुपीज, सो 32 रुपीज यहां से एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी का किधर जाएगा? पीएनएल में। सर पीएनएल में क्यों? अरे बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ये आपका पीएनएल अकाउंट है, जो ये आपका 8 रुपया डेफर हुआ है, अमोर्टाइज हुआ है, ये आया तो पीएनएल के क्रेडिट में ही है ना, पिछले 2 साल में, इन द लास्ट 2 इयर्स इट हैज बीन कम टू पीएनएल क्रेडिट। तो आपने ऑलरेडी यहां पर अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट के नाम पे 8 रुपया क्रेडिट करके रखा है, करेक्ट। तो डी रिकॉग्निशन करना है, मतलब जो पीएनएल में क्रेडिट हुआ है अभी उसको डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना पीएनएल में। तो जब आप रिफंड करोगे तो यहां से आपका रिफंड एडजस्ट होगा 32 रुपया, और अब आपका गवर्नमेंट ग्रांट बचा नील, करेक्ट। और जो बचा हुआ 8 रुपया है वो आप पीएनएल में डेबिट करोगे, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 8 रुपया। समझ रहे बात को? सो इससे आपका जर्नल एंट्री बनता है डीजीजी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है। तो ये आपका हो गया रिफंड। अब मेरे को बताइए रिफंड करने की वजह से क्या एसेट के डब्ल्यूडीवी में कोई फर्क पड़ा? सर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब रिकॉर्ड करते वक्त ही आपने एसेट में कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया था, सो एट द टाइम ऑफ रिफंड हाउ विल द एसेट बी एडजस्टेड? सो देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट नॉट द डेप्रीसिएशन। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप रिफंड कर रहे हो तो जिस साल में रिफंड कर रहे हो ना, आपको डीजीजी का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा उस साल का, और अगर डीजीजी का बैलेंस आपका गलत कैलकुलेट हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब अगर क्वेश्चन बोलता है कि 4th ईयर में रिफंड हुआ है तो आपको 4th ईयर का डीजीजी का बैलेंस निकालना है। तो 4th ईयर का डीजीजी का बैलेंस कैसे आएगा? आपको उसमें 3 साल का अमोर्टाइजेशन माइनस करना पड़ेगा, तो आपको 4th ईयर का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। मतलब जैसे आप एक एसेट का डब्ल्यूडीवी निकालते हो वैसे ही आपको डीजीजी का बैलेंस भी निकालना पड़ेगा। डीजीजी सही किया है तो पूरा सॉल्यूशन सही होगा, वरना पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब जो तीसरा पॉइंट है, ये एक्चुअली अगर हम बोलेंगे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं आता इसके ऊपर। जो भी आपको एग्जाम में रिफंड पे क्वेश्चन आना है वो पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 पे आना है। पॉइंट नंबर 3 सिर्फ अपन लिखेंगे, बट इसके ऊपर कभी कुछ पॉइंट पूछा नहीं गया, और कितनी प्रोबेबिलिटी हम कुछ बोल नहीं सकते इसके ऊपर। मतलब लॉजिक क्या है सर कि इफ ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू पीएनएल, ठीक है, मतलब जो रेवेन्यू नेचर ग्रांट वगैरह होते हैं जो आपने पीएनएल में क्रेडिट कर रखा था, अब रिफंड के बाद क्या करोगे? पीएनएल को डेबिट कर दो, बस बात खत्म, उल्टा कर देना है। ऑन रिफंड डेबिट टू पीएनएल, कहानी खत्म। और वही आखिरी पॉइंट, इफ ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व,
आपने अगर ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर रखा था तो अब रिफंड में क्या करोगे सर? रिफंड पे हम लोग वापस कैपिटल रिजर्व को ही डेबिट करेंगे, बस बात खत्म। इट्स दैट सिंपल, करेक्ट? इट इज दैट सिंपल। सो विद दिस हम गवर्नमेंट ग्रांट का जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो हम यहां पर खत्म करते हैं। सो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं AS 12 के ऊपर। ये एक रिफंड वाला क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आया हुआ है एग्जाम में पहले भी। सो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। A लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 40 लाख रुपीज, जिसकी यूजफुल लाइफ है 4 साल और 8 लाख रुपए इसकी रेसिडुअल वैल्यू है और गवर्नमेंट ग्रांट इसके ऊपर टोटल 16 लाख का रिसीव हुआ है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू शो द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द 3rd ईयर। तो तीसरे साल में यहाँ पर ग्रांट रिफंड हो रहा है एंड द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, तो वैल्यू ऑफ एसेट भी आपको शो करना है, कॉमा डेप्रीसिएशन आफ्टर द रिफंड एडजस्टमेंट। तो टोटल 3 चीज आपसे पूछे गए हैं। आपको बोल रहे हैं कि रिफंड का जर्नल एंट्री पास करो, एसेट का वैल्यू बताओ रिफंड करने के बाद एंड थर्डली डेप्रीसिएशन का चार्ज बताइए एंड यू हैव टू शो इट इन बोथ द केसेस, दैट इज इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट, मतलब जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ था तो इट वाज क्रेडिटेड टू द एसेट, मतलब एसेट से माइनस किया था उसको। सो अभी रिफंड में क्या करना है, वी हैव टू ऐड बैक टू द WDV, करेक्ट? एंड सेकंड केस बोल रहा है इफ द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। सो ऐसे 2 सिचुएशंस है, दोनों में अपने को इसका आंसर करना है, करेक्ट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एसेट है कॉस्ट ऑफ मशीन, वो कितने पे रिकॉर्ड हुआ होगा? सर रिकॉर्ड तो उसको पहले किया 40 लाख पे, बट कहना इसे इसमें से इमीडिएटली जो गवर्नमेंट ग्रांट हमने रिसीव किया है 16 लाख रुपया, उसको माइनस किया होगा और एसेट आपका नेट 24 लाख पे बुक्स पे खड़ा है, करेक्ट? और इस 24 लाख के ऊपर आप लोग डेप्री चार्ज कर रहे हो। सो डेप्री विल बी 24 लाख माइनस 8 लाख रुपया स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो इसका मतलब आप लोग 4 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन अपने एसेट के ऊपर चार्ज कर रहे हो, करेक्ट? नाउ you will have to first calculate the WDV of the asset at the year 3rd, because 3rd ईयर में रिफंड हो रहा है तो तीसरे साल का WDV निकालो। तो WDV ऑफ मशीन, करेक्ट, फॉर ईयर 3। अब 3rd ईयर का WDV कैसे निकलेगा? सर 2 साल का डेप्री माइनस कर दो। सो इट इज 24 लाख रुपीज एसेट का कॉस्ट माइनस 2 इंटू 4 लैक्स, तो इट मींस 16 लाख रुपीस आपका एसेट का अब WDV बच गया, करेक्ट? तो अब जब ये रिफंड होगा तो आपने क्या करना है कि रिफंड का जो 16 लाख है दैट विल बी एडेड बैक, दैट विल बी चार्ज टू द एसेट अकाउंट, करेक्ट? सो ऑन refund of government grant rupees 16 lakhs, comma, charge it to the machinery account. So for this we have to pass a simple journal entry, machinery account debit 16 lakh rupees to bank account 16 lakhs, being government grant refunded, करेक्ट? अब जैसे ही आप ये एंट्री पास कर दोगे, व्हाट विल बी द रिवाइज्ड WDV? द रिवाइज्ड WDV विल बी, सर ऑलरेडी मेरा WDV 16 लाख था, अब इसमें और 16 लाख रिफंड के ऐड हो गए, तो अब मेरा जो WDV है वो सिर्फ 32 lakhs का बच गया, करेक्ट? एंड नाउ आई ऑल्सो हैव टू चार्ज द डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 3 ऑनवर्ड्स, दैट इज ऑब्वियसली आफ्टर द रिफंड एडजस्टमेंट। तो अब मैं बोलूंगा कि सर मेरा जो एसेट है दैट इज वर्थ 32 lakhs, करेक्ट, माइनस स्क्रैप वैल्यू विल रिमेन सेम एट 8 lakhs डिवाइडेड बाय ओनली 2 years ऑफ लाइफ लेफ्ट, क्योंकि ओवरऑल 4 साल की लाइफ थी, 2 साल खत्म हो गया, 2 साल रह गया, करेक्ट? तो अभी आपको एसेट के ऊपर 12 लाख रुपए का डेप्री चार्ज करना है।
सो दीज वर द 3 पॉइंट्स आस्क्ड। उसने पूछा जर्नल एंट्री पास करो, WDV बताओ एसेट का, और डिप्रिसिएशन, अपन ने तीनों बता दिया। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट केस है वो सॉल्व हो जाता है, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी सेकेंड केस। तो सर सेकेंड केस में आपका जो एसेट है वो पूरे 40 लाख रुपए पे ही रिकॉर्ड होगा, करेक्ट, बिकॉज DGG करना है तो एसेट तो पूरा 40 लाख पे होगा, उसमें से कुछ माइनस होने वाला नहीं है। देन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ये आपका 16 लाख रुपए पे रिकॉर्ड होगा, राइट। अब एसेट के ऊपर डेप्री कितना होगा? सर 40 लाख का एसेट है, 8 लाख का स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 इयर्स ऑफ लाइफ, तो आपका डेप्री विल बी 8 लाख रुपया। और वही आपका जो एमोर्टाइजेशन होगा, amortization of government grant, this will be 16 lakhs in the same proportion of debris, that is over a period of 4 years। तो इसका मतलब आप 4 लाख रुपया amortize भी करने वाले हैं, right? So now what you guys have to understand कि we have to first work out the WDV of machine at year 3। तो तीसरे साल का WDV निकालने के लिए मुझे 40 लाख रुपए के एसेट में से 8 लाख रुपए का डेप्री 2 साल के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी आपका एसेट का WDV 24 लाख रुपया दिखा रहा है, करेक्ट। एंड दिस 24 लाख इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज रिफंड का एडजस्टमेंट इस 24 लाख में होने वाला ही नहीं है, करेक्ट। सो दिस 24 लाख विल रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, बराबर है। सो नाउ व्हाट विल बी द deferred credit balance of DGG अकाउंट। तो DGG अकाउंट में भी कितना पैसा पड़ा होगा? सर DGG में देखिए इनिशियली 16 लाख था, अब इसमें आपने 2 साल का 4 लाख रुपया अमोर्टाइज करवा दिया। सो इसका मतलब आपके DGG में अभी सिर्फ 8 लाख रुपया पड़ा है, बट आपको रिफंड करना कितना है? सर रिफंड तो मैंने 16 लाख करना है, तो 16 लाख रिफंड 8 लाख में से हो पाएगा? नहीं। तो आप क्या करोगे, 8 लाख रुपया DGG को डेबिट करोगे और बचा हुआ 8 लाख रुपया P&L को डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि सर वो 8 लाख गया तो P&L में ही है ना, आपने रिकॉर्ड 16 लाख किया बट 4-4 लाख रुपया 2 साल से P&L में ट्रांसफर कर ही रहे हो ना, तो ऑलरेडी इट हैज बीन गॉन टू P&L। सो अभी आप क्या करोगे, रिफंड के वक्त उसको P&L में ही डेबिट करवा दोगे। सो ऑन रिफंड कॉमा चार्ज ₹8 lakhs to DGG account and balance ₹8 lakhs to P&L account। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 8 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 8 लाख टू बैंक अकाउंट 16 लाख का पेमेंट जाएगा, करेक्ट। सिंपल नरेशन लिख देंगे, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड, बराबर। नाउ WDV ऑफ मशीन ₹24 lakhs and depreciation charge of ₹8 lakhs will remain same after refund of government grant। क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसका रिफंड DGG और P&L में एडजस्ट हुआ है, एसेट को आपने टच भी नहीं किया है, तो ना एसेट का WDV बदलेगा और ना ही उसका डेप्रिसिएशन का कोई चार्ज बदलेगा। सो वो एज इट इज सेम रहेगा, करेक्ट। सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट, करेक्ट। और इसके साथ हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का मैराथन रिवीजन सेशन समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।